हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम हर एक दिन एक एक पॉइंट को कैसे साइट पे चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप कहीं काम करते हैं, या एज ए नॉट सेफ्टी ऑफिसर आप अदर एज ए साइट इंजीनियर भी काम करते हैं या सुपरवाइज़र काम करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइट पे क्या रॉन्ग हो रहा है। तो रॉन्ग और राइट अगर आपको पता हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रॉन्ग एंड राइट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम हर एक दिन नए नए टॉपिक पे जो है क्या क्या चेक करना चाहिए, जैसे स्क्रैप होल्डिंग में क्या क्या चेक करना चाहिए, वर्क एट हाइट को कैसे चेक करना चाहिए सही हो रहा है कि नहीं, या इलेक्ट्रिक वर्क जो है या इलेक्ट्रिसिटी या हाउस कीपिंग या जो है मशीन गार्डिंग सही है कि नहीं, कन्फाइंड स्पेस में सही से काम हो रहा है कि नहीं, रोड सेफ्टी अच्छा है कि नहीं। तो इस तरह से लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स सही कंडीशन में कि हैं। तो इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक करने को ऑडिट। यानी कि किसी भी कोई भी मैनेजमेंट जो है वो प्लान डू चेक एक्ट पे काम करता है। तो अगर हम प्लानिंग किया और डू भी किया, मतलब इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन अगर चेक नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, हमें एक्ट पता नहीं चलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमको क्या चेक करना है। तो ये सारे वीडियो में जो आने वाले और भी वीडियो हैं, मैं इसमें एक एक टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक पे ये बात करूँगा कि क्या क्या चेक करनी चाहिए उस पर्टिकुलर, जैसे कि स्क्रैप फोल्डिंग है या वर्क एट हाइट है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ स्क्रैप फोल्डिंग स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोटोकॉल। मतलब कि अगर स्क्रैप फोल्डिंग अगर आपके यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो आपको किन पॉइंट को चेक करना चाहिए। तो चेक करने का भी आप क्या चेक करेंगे, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का HSE प्लान होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान होता है। तो प्लान में लिखा रहता है कि आपको स्क्रैप फोल्डिंग इरेक्ट करने या इरेक्ट करने के बाद आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसमें रहता है। लेकिन बहुत सारे साइटों पे HSE प्लान उतना डेवलप नहीं रहता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि उनका एक स्टैंडर्ड होता है। वो अपना स्टैंडर्ड मिनिमम जो है, जो लोकल लॉ है उसके अनुसार, या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, या ILO का रिकमेंडेशन है, या और भी अन्य देशों का जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको वो लोग अपने स्टैंडर्ड में सेट करते हैं कि हम स्क्रैप फोल्डिंग में काम करने से पहले ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए और हमको ये सब चीज़ चेक करना है। लेकिन सभी कंपनियों के पास स्क्रैप फोल्डिंग सभी कंपनियों के पास एक अपना स्टैंडर्ड नहीं होता है, उनके पास HSE प्लान नहीं होता है। तो आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे कैसे काम करोगे, आपको क्या कैसे मालूम चलेगा अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपको एक कैसे उसके बारे में पता चलेगा कि क्या वहाँ पे चेक करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता है तो उनको पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार उन सब चीज़ों को एक बार बताने वाला हूँ। हो सकता है जो नए हैं इस फील्ड में, या जो नए साइट इंजीनियर हैं, या जो नए सेफ्टी से अपने साइट पे काम करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो हम इसमें यही जानेंगे। तो अगर आपके यहाँ कोई HSE प्लान नहीं है, जैसे कि बहुत सारे साइट पे, मेरे साइट पे जो है कोड ऑफ सेफ्टी कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर चलता है। यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, आपको बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपके पास नॉलेज कितना है और आप बेस्ट प्रैक्टिस कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। लेकिन बहुत सारी, जैसे कि L&T है, उनका HSE प्लान होता है, उनका HSE मैनुअल होता है। आप गल्फ कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उनका एक HSE प्लान तैयार करना पड़ता है उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें सारा जो प्रोजेक्ट का स्कोप रहेगा उसके अनुसार उसमें आपको हर एक चीज़ कैसे करना है
और आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपका चेक लिस्ट वगैरह जो है, परमिट का फॉर्मेट और आपको एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट, हर फॉर्मेट उस HSC प्लान में रहता है। आपको कहीं से भी कुछ दूसरा लेने की आवश्यकता नहीं है, तो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सबको ट्रेनिंग भी देना है, आपको चेक भी करना है, और चाहे सेफ्टी एक्शन मीटिंग हुआ जो भी है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर आप उसको पढ़ते हो मतलब कि आप उसके अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग आपको काम करना है और बाकी अपना नॉलेज इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेरा नाम अभय है, मैं जो है BE मैकेनिकल और प्लस सेफ्टी निबोस IGC और IOS और 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी है। तो हमें एक आइडिया है, और मैंने इंडियन जो स्टैंडर्ड है जैसे IS कोड है या और भी बहुत सारा एक्ट है रिलेटेड, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट है, उसको जो है क्या है उसमें, ये सभी मेरे पास नॉलेज है। तो मैं जो भी यहाँ पे बताता हूँ लगभग उसी के अकॉर्डिंग होता है। या बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि ओसा का भी बहुत सारा स्टैंडर्ड है जो कि जहाँ उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। या ILO जो C115 जो कन्वेंशन है उसमें भी बहुत सारा दिया गया है कि आपको वर्क प्लेस पे कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है। तो ये जो भी रेफरेंस रहता है ये सभी जो है जो एजेंसीज़ है उनसे लिया हुआ रहता है, कोई यहाँ अपने मन से बातें नहीं होती है। जैसे ये जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक टिपिकल कंपनी है जिसका एक स्टैंडर्ड अपना सेट किया है, और वो स्टैंडर्ड भी जो सेट किया जाता है वो आपको मिनिमम जो है आपकी कंट्री का लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए। तो उसके अनुसार ही स्टैंडर्ड जो है सेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि रेलिंग एंड टो गार्ड होना चाहिए। तो रेलिंग एंड टो गार्ड जो है कितना mm का होना चाहिए, तो इसके अनुसार जो है जो टॉप रेल है और मिड रेल और टो गार्ड, ये 3 चीज़ होता है। तो उसमें 1050 यानी कि लगभग 1.05 mm का उसमें जो है सबसे जो टॉप रेल होगा उसकी हाइट होगी, और 525 mm जो है हमारा मिड रेल का हाइट होगी, और जो टो बोर्ड है उसकी स्टैंडर्ड हाइट है 150 mm। तो ये आपको, अगर आप रेलिंग एंड टो बोर्ड आप बनवाने जा रहे हो स्क्रैप फोल्डिंग मिल या आपको लगाना है, तो आपको ये जो है मेजरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म के जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मिड और ये टॉप, तो यही हाइट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो है आप चेक एट साइड हैव एट लीस्ट 300 mm ओवरलैप एंड 150 mm एक्सटेंडेड बियॉन्ड कैंटर लाइन ऑफ सपोर्ट एंड क्लीट बोथ इन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। और जो हमारा प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म का जो प्लांक जो इस पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख ले, यहाँ पे ये जो प्लैंक है ये कम से कम आपको जो है 300 mm, ये आप देख रहे हैं जो 300 mm का जो है ओवरलैप हो जाए। सपोज आप 2 प्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं, आप उतना बड़ा प्लैंक नहीं है आपके पास, उतने बड़ा लकड़ी का पटरा नहीं है, तो आपको ओवरलैप जो है मिनिमम जो है आपको 300 mm करना है। और ये जो प्लैंक है जो स्क्रैप होल्डिंग पे लास्ट में रखा जाता है वो आपको एक्सटेंड होना चाहिए 150 में। मिनिमम ये है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होते हैं तो कुछ डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन होने से उसका जो है लेंथ घट जाता है। तो अगर आप ये मार्जिन नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो स्क्रैप होल्डिंग पाइप से नीचे आ जाए और आपको गिरने का चांस रहता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है इस तरह करना चाहिए, प्रोविजन ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म 6 मीटर ऑफ हाइट। आप जैसे कि सीढ़ी वगैरह पे चलते हैं तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म एवरी 6 मीटर हाइट पे होना चाहिए। चेक एट साइड वेदर स्क्रैफोल्ड शैल बी सिक्योर्ड फ्रॉम टिपिंग व्हेन द स्क्रैफोल्ड हाइट एक्सीड 4 टाइम इट इज़ मिनिमम बेस डायमेंशन। यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी स्क्रैफोल्ड में मिनिमम 4 बेस रहता है, क्योंकि बिना 4 बेस के वो स्टेबल नहीं होता है, और उसकी हाइट होती है। तो ये जो हाइट और जो बेस की जो मिनिमम बेस लेंथ है, जैसे कि उसमें लेंथ और क्या होगा, विड्थ होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जो चौड़ाई है, जो मिनिमम जो बेस है उसका, और जो हाइट है
उसका जो रेशियो है वो इसमें जो जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि वो 4 टाइम से मिनिमम ही होना चाहिए। यानी कि अगर मिनिमम बेस अगर आपका 1 मीटर है तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 मीटर का ही होना चाहिए। अगर आपको हाइट और बढ़ाना है तो आपको बेस को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आप आउट रिगर का यूज़ कर सकते हैं। आउट रिगर यूज़ करने से आपका बेस बढ़ जाता है और तब आप हाइट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो क्या होता है वो टॉपलिंग होने का चांस रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वेरीफाई वेरीफाई एंड कंट्रोल एट साइट, यानी गिन व्हील एंड रोप विथ रोप। वेरीफाई और स्क्रैप होल्डिंग में पर काम करने के टाइम में जो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम जो हमारा सेफ्टी बेल्ट रहेगा सेल बी अटैच्ड बाय ए लैनियार्ड टू वर्टिकल लाइफ लाइन, या तो वर्टिकल लाइफ लाइन से कनेक्ट हो या हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन से कनेक्ट हो, जिसकी मिनिमम जो है 16 mm डायमीटर उस रोप की होनी चाहिए। और रोप 19 mm, अगर उसके रोप नहीं है वो तो 19 mm मनीला रोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ओवरहेड स्ट्रक्चरल एंकरेज होना चाहिए, या ऊपर में अगर ऐसा नहीं है तो ऊपर में एक एंकरेज होना चाहिए जिससे कि हम सेफ्टी बेल्ट को अटैच कर सकें। 6 जो है रेजिंग एंड लोअरिंग मीटरिंग यूजिंग गिन व्हील टू बी यूज्ड। 7 जो है वेरीफाई एंड कंफर्म एट साइट लोकेशन रिगार्डिंग द डिस्प्ले ऑफ साइनेज एंड टैग एट द साइट, यानी कि स्क्रैप होल्ड पे टैग लगा होना चाहिए कि ये आप जैसे कि मैंने बताया, जैसे अगर आप अंडर ये कंस्ट्रक्शन है तो आप रेड टैग लगा दीजिए, अगर येलो टैग लगा दीजिए अगर आप पूरी तरह से बिना आप सेफ्टी बेल्ट के यूज़ नहीं करना है। और ग्रीन टैग आप लगा सकते हैं जब आप ये फुली कंप्लीट हो, यानी कि अब आप यूज़ करने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से जो है वो वहाँ पे टैग लगाने का सिस्टम होना चाहिए आपके, ये आप चेक कर सकते हैं। और रिस्क असेसमेंट एड्रेस अबाउट द प्रिकॉशन अगेंस्ट द हाई टेंशन, और काम करने के पहले रिस्क असेसमेंट भी होना चाहिए स्क्रैप होल्डिंग पे, क्या कितना खतरा है रिस्क असेसमेंट बता देता है, तो ये एक होना चाहिए। और उसमें अगर कुछ ऊपर में ओवरहेड लाइन हो, पावर लाइन हो, तो उसमें ये प्रिकॉशन उसमें लिखा होना चाहिए कि आपको कितना प्रिकॉशन लेना है, दैट मीन्स आपको कितनी दूरी मेंटेन करनी है। चेक एट साइट सेफ मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट शैल बी ensured and used whenever the scaffold platform elevated work area is 0.6 मीटर यानी कि 2 फीट above below the point of access, यानी कि आपको जिस जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ एक्सेस और इग्रेस होना चाहिए, यानी कि एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। आप स्क्रैप होल्ड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप ये एग्जिट और एंट्री होने का सेफ रास्ता नहीं है तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि वहाँ पे एक लैडर है कि नहीं है। अगर लैडर है तो वो भी एक्सटेंड होना चाहिए ऊपर में। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार स्क्रैप होल्डिंग का उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में इसमें देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वॉकवे प्लैंक्स है, यानी कि प्लेटफॉर्म है, ये सब प्लैंक्स है। ये ऊपर में जो देख रहे हैं आप हैंड रेल है, ये जो बीच में है वो मिड रेल है, इसमें टो बोर्ड ये पतला प्लेट लगा हुआ है। और इसको जो है ये जो वर्टिकल खड़ा है उसको स्टैंड या स्टैंडर बोलते हैं। और ये सोल प्लेट है, और ये जो आप देख रहे हैं बेस प्लेट। और फिर आप जो ये देख रहे हैं ये आपका बियरर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये लैडर लगा हुआ है सेफ एक्सेस एंड इग्रेस के लिए। ये जो आप ये देख पा रहे हैं ये ब्लू में ये ब्रेसिंग है, तो ये ब्रेसिंग भी क्रॉस ब्रेसिंग, ये पोजीशन के अनुसार ये नाम अलग अलग होता है। तो उसके बाद आप जो देख रहे हैं मिड रेल, टॉप रेल, टो बोर्ड एंड एंकरिंग विथ परमानेंट स्ट्रक्चर से इसको एंकर किया गया ताकि टॉपल ना हो, इसको बोलते हैं रनर। ये आप जो देख रहे हैं इसको रनर बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं लेज़र। तो ये सभी जो चीज़ है आप इसमें लगभग सभी मेंशन है। तो आइए जानते हैं आगे में क्या चेक करना है। तो हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल मेंबर,
तो जो ये हॉरिजेंटल मेंबर जो लेजर होता है, जो कि किसी बिल्डिंग के हॉरिजेंटल मेंबर है जो कि पैरेलल होता है, तो ये चेक एट साइड फर्स्ट हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ स्क्रैप होल्ड फ्रॉम ग्राउंड 1 मीटर टू 2.5 मीटर हाइट पे होना चाहिए, इसी बीच में, ज़्यादा ऊपर नहीं होना है या ज़्यादा नीचे भी नहीं होना है। उसके बाद स्क्रैप फोल्डिंग ब्रेसिंग, जो ब्रेसिंग है, जो क्रॉस ब्रेसिंग उसमें लगा रहता है, तो या फेस ब्रेसिंग है, तो ये एक क्रॉस मेंबर है जो कि डायगोनल लगा रहता है। तो चेक एट साइड सिंगल पोल स्क्रैप फोल्ड शैल बी ब्रेस्ड longitudinally and double pole scrap hold shall be braced both longitudinally and transversely. Maximum distance between braced may not exceed 10 मीटर, 10 मीटर से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। और जो ब्रेसिंग है वो लॉन्गिट्यूडनली भी लगाना चाहिए और ट्रांसवर्सली भी लगा होना चाहिए। तो ये दोनों जो है आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है वो उसके मोमेंट को रोकता है, यानी कि उसके मोमेंट को ये स्टॉप करता है। तो ये तो ब्रेसिंग जो है लगा होना चाहिए। ओवरलैप ऑफ स्टैंडर विथ द लेजर, एंड जो स्टैंडर है और ये जो लेजर है ओवरलैप, आप देखते हैं पाइप का एंड में कपलर को कनेक्ट नहीं करना है, तो वो ओवरलैप होना चाहिए। तो कितना ओवरलैप होना चाहिए? तो चेक एट साइड ए सिंगल एंड डबल पोल स्क्रैप इफेक्टिवली टाई टू बिल्डिंग और एडजेस्टेंट स्ट्रक्चर, जो बगल का स्ट्रक्चर है उसमें टाई होना चाहिए। और द वर्टिकल टाई सेल नॉट एक्सीड 4 मीटर। और मिनिमम ओवरलैप जो है, जो मैंने बताया कि ओवरलैप कितना होना चाहिए, तो मिनिमम ओवरलैप वर्टिकल स्टैंडर्ड एंड हॉरिजॉन्टल लेजर सेल बी 600 mm विथ एट लीस्ट 2 कपलर, वहाँ कम से कम 2 कपलर उसमें लगे होने चाहिए। और बेस प्लेट जो है, बेस प्लेट मिनिमम 100 × 100 × 6 mm shall be used to support all vertical pipe of scrap hold। एंड जो सोल प्लेट का डायमेंशन है, तो सोल प्लेट मिनिमम विल बी 300 × 300 × 6 mm, यानी कि 3 लेंथ 3 ब्रीथ एंड 6 mm उसकी थिकनेस shall be used at all on paved area supported base plate। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है आपका मोबाइल स्क्रैप फोल्ड। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें व्हील लगा रहता है नीचे में, तो मोबाइल स्क्रैप फोल्ड में व्हील लगा रहता है, तो कास्टर व्हील एंड प्लेटफॉर्म उसमें जो है चेक एट द साइड कास्टर व्हील आर वर्किंग इन गुड कंडीशन एंड प्लेटफॉर्म विथ हैंड रेल। प्लेटफॉर्म में हैंड रेल वहाँ पे होनी चाहिए और उसमें उसका जो व्हील है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। और साथ में उसमें कास्टर ब्रेक, उसमें ब्रेक भी होना चाहिए, क्योंकि आपको एक जगह स्टेबल करना है तो उसमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। तो चेक एट साइड अप्लाइंग फॉर कास्टर लॉकिंग एट ऑल टाइम्स व्हेन स्क्रैप फोल्डिंग इज नॉट बीइंग मूव्ड। जब मूव नहीं करना है तो उसमें ब्रेक हमेशा ऑल 4 व्हील में लगा होना चाहिए। और आइए उसके बाद जो नेक्स्ट जानते हैं, स्टोरेज ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग मटेरियल। अगर आप मटेरियल का स्क्रैप फोल्ड मटेरियल को स्टोर करना है तो आपको कैसे स्टोर करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो चेक एट साइट स्टोरेज यार्ड ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। ये सबसे मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज से बचाव होने के लिए ऐसा स्टोर होना चाहिए, ताकि उसमें पानी पड़ने से कोरोजन ना हो या किसी तरह से उसमें फिजिकली डैमेज ना हो, ताकि उसका स्ट्रेंथ वो प्रभावित हो। स्क्रैप फोल्डिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन स्क्रैप फोल्डिंग मटेरियल, और आपको पीरियोडिकली उसको चेक करना है और आपको उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। उसके बाद सेल्फ ऑडिट, आपको हमेशा उसके चेक करते रहना है कि ऑडिट रिपोर्ट एंड इट्स कंप्लायंस रिपोर्ट। और क्रॉस फंक्शनल ऑडिट, आप क्रॉस फंक्शनल ऑडिट रिपोर्ट एंड फ्रीक्वेंसी 6 मंथ आप रख सकते हैं। रजिस्टर ऑफ ऑल स्क्रैप फोल्ड रहना चाहिए। चेक कंप्लायंस ऑफ परमिट एंड स्क्रैप फोल्डिंग सर्टिफिकेट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जितने जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो लोग काम कर रहे हैं अगर हाइट ज़्यादा है तो उनके पास वर्क एट हाइट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और वो सभी वर्कर मेडिकली फिट होना चाहिए जो उस पर काम कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड पर्सन्स ट्रेंड ऑन स्क्रैप फोल्डिंग स्टैंडर्ड, और आपको जो वर्कर वहाँ पे स्क्रैप फोल्डिंग पे काम करने वाले हैं
उनको आपको ट्रेन करना है और पता करना है कितने लोग ट्रेंड नहीं है। उनको ट्रेनिंग के लिए आपको एक ईयरली शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको हर एक मंथ में इनको ट्रेनिंग देना है। तो चेक ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एंड ड्यूरिंग द फील्ड विजिट इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑन द नेचर एंड डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग दे रिसीव्ड। मतलब स्क्रैप फोल्डिंग पे किस तरह का उन्होंने ट्रेनिंग रिसीव किया है और उनके पास कितना नॉलेज है, तो ये सभी आपको चेक करना। तो अगर आप ऑडिट करते हैं या चेक करते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कितना % जो है कंप्लायंस है। इसके लिए आप चाहें तो एक नंबर वाइज सिस्टम भी वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये जो जितने मैंने ये स्टैंडर्ड सारे बताए हैं इसके आप 40 मार्क्स रख लें। तो ये 40 मार्क्स अगर जितने इसमें फॉलो हो रहे हैं आप उसके अनुसार इसमें नंबर दे दीजिए। उसके बाद जो है सेकेंड ये सभी स्टैंडर्ड जो है अगर आप मैच हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे तो इसके लिए भी 25 मार्क्स दे सकते हैं और इनके लिए 15 मार्क्स, इनके लिए 10 मार्क्स और इनके लिए 5 मार्क्स और इनके लिए 5 मार्क्स, टोटल 100। यानी कि आप अपने ऑडिट का रिजल्ट पता कर सकते हैं कि 100 मार्क्स में कितने मार्क्स यहाँ पे आप हमारा जो साइट है, जो आपका साइट है वो कितना मार्क्स सिक्योर किया, यानी कितना % और काम करने की आवश्यकता है। अगर 100% कंप्लायंस है अच्छी बात है। तो ये मैं आपके साथ कुछ शेयर किया जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कंपनीज़ में। तो अगर आप इन स्टैंडर्ड को अपने वर्क प्लेस पे आप अप्लाई करते हैं तो आई थिंक यू विल गेट बेनिफिट। एंड इन द स्क्रैप फोल्डिंग में वर्क एट हाइट रिलेटेड टू स्क्रैप फोल्डिंग, तो इसका जो एक्सीडेंट है वो एक मिनिमम हो जाएगा और आपका जो है एक्सीडेंट जो LTI फ्रीक्वेंसी रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, खासकर ये वर्क एट हाइट एट स्क्रैप फोल्डिंग पे। तो आई होप आपको ये चेकलिस्ट जो है जो मैंने आपको ऑडिट प्रोटोकॉल आपके साथ जो शेयर किया स्क्रैप फोल्डिंग का वो बेनिफिशियल होगा। और आई थिंक आप अपने वर्क प्लेस पे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बताया गया है उसके अनुसार आप हो सकता है कि आप अप्लाई करो और आप अच्छा बेनिफिट इससे पा सकते हो। और भी जैसे कि स्टैंडर्ड बहुत सारे ओसा हैं और या आप HSE करके ब्रिटेन में जो चलता है या ILO जो है वर्ल्ड वाइड चलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके भी स्टैंडर्ड आप देख सकते हो। और इंडिया में भी आपको IS कोड है, स्क्रैप फोल्डिंग का IS कोड है। उस IS कोड के अनुसार ही ये कंपलसरी है इंडिया में कि IS कोड के अनुसार ही आपको स्क्रैप फोल्डिंग बनाना है और उसी के अनुसार डायमेंशन रखने हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और फैक्ट एक्ट कहता है कि आपको वर्क प्लेस को सेफ रखना है, ये जनरल बातें करता है, लेकिन IS कोड जो है वो स्क्रैप फोल्डिंग के बारे में क्लियर डायमेंशन देता है, तो आप वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा स्क्रैप फोल्डिंग स्टैंडर्ड के बारे में। मैं आने वाले वीडियो में आपको मशीन गार्डिंग में आपको अगर केवल पर्टिकुलर आप अगर इंस्पेक्शन करना चाहते हो मशीन गार्डिंग का, तो आपको क्या क्या चीज़ों किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर वर्क एट हाइट का केवल आप करने जा रहे हो तो उसमें क्या ध्यान देना चाहिए, या आप कन्फाइंड स्पेस का करने जा रहे हो तो उसमें क्या, एग्जीबिशन का करने जा रहे हो उसमें क्या, या परमिट का आप चेक करने जा रहे हो तो उसमें क्या, हर एक चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर आपको रियली लगता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब की आवश्यकता है तो आप कमेंट करें और मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। आई होप आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू और नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें। नमस्कार।